सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर आप कलेक्टिव मोशन की बात करते हैं, अदर देन दिस सिंगल पार्टिकल मोशन, जो सिंगल पार्टिकल मोशन शेल मॉडल वाला है, अदर देन दैट हमारे पास वेरियस मोड्स होते हैं एक्साइटेशन के विच आर कलेक्टिव इन नेचर। उस केस में हमने बात की थी कि हमारे पास जो हमारी न्यूक्लियर सरफेस है वो स्फेरिकल नहीं है, इट मे बी स्फीरॉइड और इट मे बी बल्जिंग सरफेस। उस केस में हमारे पास क्या रहेगा कि आपके पास ब्रीदिंग मोड भी आएगा, which is the increasing or collapsing of the surface। उस केस में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास ऑसिलेशंस नहीं होगी, या फिर आपके जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो एक साइड को या दूसरी साइड को मूव कर सकते हैं, जिसमें आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, वो भी आपका ऑसिलेशन नहीं देगा। ओनली आपके पास क्या आएगा बेटा कि आपके पास क्वाड्रुपल मूवमेंट के रिगार्डिंग या क्वाड्रुपल टर्म के रिगार्डिंग, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 टर्म, वहां पे आपके पास सरफेस ऑसिलेशंस एग्जिस्ट करेंगी, जिसमें आपके पास एक्साइटेशन का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल हो सकता है। तो इस केस में आपके पास क्वाड्रुपल एक्साइटेशन में 1 फोनोन स्टेट, 2 फोनोन स्टेट, 3 फोनोन स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसमें कौन सी स्टेट डिपिक्ट कर रखी है, इट इज 2 प्लस स्टेट, इट इज 1 फोनोन स्टेट होगी बेटा। तो उसके केस में अब आपके पास या फिर आपके पास क्वाड्रुपल के बाद आपके पास ऑक्टुपोल ऑसिलेशंस आ सकती है सरफेस की, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 मोड। उसमें आपके पास जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी दैट विल बी 3 नेगेटिव स्टेट, यहाँ पे 2 प्लस स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। तो दीज आर द सरफेस वाइब्रेशंस व्हिच आर मैनिफेस्टेड इन द टर्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स। तो एक्साइटेड स्टेट इस फॉर्म में होगी। तो these are the energy states which are lying higher than the ground state। ठीक है जी। सो अदर देन दैट हेक्साडेकापोल जो है वहां पे आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, दैट विल बी 4 प्लस स्टेट। ठीक है जी। तो ऐसे आपके पास एक्साइटेड मोड हो सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी 1 फोनोन, 2 फोनोन, 3 फोनोन एंड मोर देन दैट आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है, वो भी हम लेटर स्टेजेस पे देखेंगे बेटा। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज सरफेस वाइब्रेशंस और सरफेस ऑसिलेशंस के रिगार्डिंग है। सो आइसोस्केलर वाइब्रेशन, तो अभी हमने जो भी बात की है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी नॉन स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस में क्या रहेगा, आपके पास जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन जब आप न्यूक्लियर सरफेस की वाइब्रेशन की बात करेंगे तो सरफेस वाइब्रेट होने के बाद आपके पास क्या रहेगा, आपका रेडियस जो है, रेडियस विल नॉट बी ए सिंगल वैल्यू, यू कांट राइट इट एज सिंपल आर। तो रेडियस को आप आर के साथ डिनोट नहीं कर सकते। रेडियस कई बार आपका कम हो जाएगा, किसी टाइम पे आपका जो रेडियस है वो ज्यादा हो जाएगा, या फिर रेडियस जो होगा वो टाइम डिपेंडेंट भी रहेगा, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो थीटा एंड फाई के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो रेडियस इट विल बी रिटर्न, इसको हम सरफेस पैरामीटराइजेशन बोलते हैं। सरफेस को आप कैसे पैरामीटराइज कर सकते हैं अगर आपके पास वाइब्रेशंस हो रही है। तो रेडियस दैट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई एज वेल एज ऑन टाइम। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आर नॉट 1 प्लस समेशन लैम्डा एंड म्यू। मैंने लैम्डा एंड म्यू का कांसेप्ट आपको पहले भी बताया था। लैम्डा को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट कर सकते हैं और म्यू को जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एल एंड एल जेड, और एल एंड एम के साथ इसको रिलेट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट पैरामीटर है आपका अल्फा लैम्डा म्यू, स्टार दे रखा है यहाँ पे। इसको टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर भी बोलते हैं, जो शेप डिपेंडेंसी को डिफाइन करेगा, मतलब रेडियस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो ये वाला फैक्टर अल्फा आपके पास गवर्न करेगा। इसको डिफॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या डिफॉर्मेशन पैरामीटर भी बोला जाता है। सो इट विल टेक केयर ऑफ द डिफॉर्मेशन थिंग। उसके साथ आपके पास एक स्फेरिकल हार्मोनिक्स दे रखा है दैट इज लैम्डा म्यू के साथ, बिकॉज आपके पास रेडियस जो है दैट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। इसके अगर थीटा एंड फाई की डिपेंडेंसी चेक करनी है तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स इट इज वेल डिफाइंड टर्म एंड वेल एक्सप्लोर्ड टर्म, इसीलिए रेडियस को स्फेरिकल हार्मोनिक्स की टर्म में लिखा गया है। So why lambda mu is a spherical harmonics and alpha is deformation parameter describing the shape of the nucleus and it is responsible for the nuclear surface oscillations।
In such oscillations there is collective transport of the nuclear matter within the nucleus. तो इस केस में क्या रहेगा, जैसे हमने अभी एक्साइटेड स्टेट्स देखी है, तो इस केस में क्या रहेगा, आपकी जो सरफेस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, आपके पास कलेक्टिव मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियर मैटर है, न्यूक्लियन है, एक साथ मूव करेंगे, कलेक्टिव मोशन होगा, दे विल बी मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास न्यूक्लियर डेफॉर्मेशन होगी, यहाँ सरफेस ऑसिलेशंस एग्जिस्ट करेगी। फ्लो ऑफ द न्यूक्लियर फ्लूइड इज इरोटेशनल, इसका कर्ल हमेशा ही जीरो रहेगा बिकॉज न्यूक्लियर मैटर जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है, रादर देन इट इज मूविंग टू एंड फ्रो बिटवीन सर्टेन लिमिट, उसमें क्या है आपके पास बल्जिंग होगी न्यूक्लियर सरफेस की रादर देन रोटेशन। तो यहाँ पे रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है, बट इसको हम कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जो वेलोसिटी फील्ड होता है, इसको हम कर्ल को जीरो बोलेंगे बेटा। तो लिक्विड फ्लो विल नॉट बी ए रोटेशनल मोशन। So velocity field of any point inside the nucleus is given by, so अब अगर हमारा nuclear fluid है which is superfluid, उसको that is moving from one point to another point that is irrotational, तो उसके केस में हम उसकी velocity को define कर सकते हैं कि nuclear fluid की velocity क्या रहेगी। तो जिसको हम velocity potential भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या रहेगा आपके पास जो न्यूक्लियस है वो वन साइड से लेके दूसरी साइड तक मूव करेंगे, न्यूक्लियर करंट को भी इंडिकेट किया जा सकता है यहाँ पे। तो वेलोसिटी फील्ड है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ r नॉट 1 by lambda alpha dot and gradient of r divided by r raised to power lambda and y lambda mu theta and phi। अगर आपने इसकी प्रॉपर मैथमेटिक्स पढ़नी है तो अब एमके पॉल में जाके पढ़ सकते हैं बेटा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिएगा, बिकॉज वी हैव टू डील विद मेनी थिंग्स। इस वजह से हम इस आर्टिकल को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। सो वेलोसिटी फील्ड को हम इस फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको दो तरीके से मैनेज किया जाता है, एक आप इसकी डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं, एक आप इसको ग्रेडियंट के साथ निकालते हैं, तो दोनों को कंपेयर करके आप ये वाला फैक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, एमके पॉल में ये वाला फैक्टर डिसाइड किया हुआ है, डिड्यूस किया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, मोस्टली 292 ऐसा कुछ पेज होगा। फॉर इरोटेशनल फील्ड आपके पास दे रखा है, इरोटेशनल फील्ड में आपके पास क्या रहता है कि आपके पास कर्ल हमेशा जीरो रहेगा, तो दिस इज वेलोसिटी फील्ड, वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके वेलोसिटी पोटेंशियल जो होगा उसको हम जीरो बोलेंगे, उसका कर्ल जीरो रहेगा बिकॉज इट इज इरोटेशनल। तो इस केस में क्या रहेगा, इसका अगर आप कर्ल लेंगे तो ये r नॉट तो कांस्टेंट है, 1 by lambda का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इट इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर, तो इसके केस में क्या रहेगा, इसमें केस में आपके पास r by कैपिटल R जो है उसकी डिपेंडेंस आएगी या फिर आपके पास डिपेंडेंस होगी स्फेरिकल हार्मोनिक्स दैट इज y लैम्डा म्यू के रिगार्डिंग, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट जीरो आएगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए फील्ड, इसको कैसे लिखते हैं, अगर जीरो है तो इसको फील्ड को हम ग्रेडियंट की फॉर्म में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ अगर हम वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट की फॉर्म में हमें इसे लिखना पड़ेगा। तो जो स्केलर है, स्केलर कौन सा है बेटा, स्केलर को हम डिफाइन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो वेलोसिटी फील्ड को ग्रेडियंट की फील्ड पे ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हम एक नया स्केलर जनरेट कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू। सो स्केलर कौन सा होगा, स्केलर फील्ड दैट विल बी रिटन एज r नॉट r0 1 by lambda r by divided capital R raised to power lambda alpha lambda mu y lambda mu theta and phi के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे स्केलर फील्ड आ जाएगा। so then the kinetic energy हाँ जी, सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग। हाफ एम बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है बेटा, मास होता है, मास को हम यहाँ पे डेंसिटी की कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के साथ आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी हाफ एम बी स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हाफ रो इनटू आपके पास ये क्या है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर का कंसेप्ट है, वेलोसिटी को हमने ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे डेल ऑफ साई रेज़ टू पावर 2 लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली वॉल्यूम नहीं है, ये एरिया वेक्टर है, और ये वाला आपके पास प्योर वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसी वजह से यहाँ पे एरिया का मेंशन किया हुआ है रादर देन वॉल्यूम। तो इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा।
इसको एज सच हमने मेमोराइज भी करना है और इसको हमने एज सच इंप्लीमेंट भी करना है बाय यूजिंग अंडरस्टैंडिंग rather than going into complex mathematics we are dealing with physics. So आपके पास जो kinetic energy आएगी corresponding to flow of the liquid inside the nucleus that can be written as 1/2 rho into r naught raised to power 5. अब इसके del of psi के corresponding जो values है उसको हम fill out कर सकते हैं rather than going into detail हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं half m into v square. जो मास की टर्म होगी वो एक पैरामीटर है b of lambda उसमें टर्म हो जाएगी एंड जो आपके पास v है v वेलोसिटी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा लैम्डा v का स्क्वायर आ जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है बेटा. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऑफ द न्यूक्लियस b लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं रादर देन गोइंग इनटू डिटेल बी सिंपल. इसको हम सिंपल ही रखेंगे. So the expression for the potential energy can be obtained from the change in the spherical surface area. So potential energy का रिगार्डिंग हम बात करेंगे. अभी हमने kinetic energy फाइंड आउट की है न्यूक्लियर सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग. वहां पे न्यूक्लियर फ्लूइड का जो फ्लो है उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि उसकी सरफेस में कितना चेंज हो रहा है या सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है. तो सरफेस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग हम जितना चेंज हो रहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय सिग्मा. ये आपकी क्या होगी बेटा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड ये वाला फैक्टर क्या होगा दिस इज द चेंज इन द सरफेस एरिया. तो 4 बाई r नॉट स्क्वायर क्या है बेटा ये स्टैंडर्ड स्फीयर का सरफेस एरिया है एंड उसके बाद जो s लिखा हुआ है दिस इज द चेंज आफ्टर ऑसिलेशंस. तो ऑसिलेशन होने के बाद कितना स्फीयर का एरिया ज्यादा हो गया या कम हो गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों को माइनस कर देंगे तो सरफेस ऑसिलेशंस आपके पास आ जाएगी बेटा. सो आपके पास पोटेंशियल है. पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग. तो टोटल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. तो सरफेस एरिया एलिमेंट को लेके आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू वगैरह फिल आउट करके पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं. तो इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करेंगे. वो सारे का सारा प्रॉब्लम आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. अगर आपने करना है तो आपके पॉल बेस का लिटरेचर दे रखा है बेटा उस वहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये सारे का सारा लिटरेचर एमके पॉल का है. जीटा फंक्शन जो है जीटा फंक्शन और कुछ नहीं है बेटा ये वाला जो r इक्वल टू r नॉट 1 प्लस समथिंग जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन अभी थोड़ा टाइम पहले एक्सप्रेशन देखा था जिसमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाला पार्ट है वो सारे का सारा इन्होंने जीटा में इंटरप्रेट कर दिया है. उसको सिंपलीफाई करने के लिए रादर देन गोइंग टू डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास जो सरफेस एरिया वैल्यू है जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट होगा इसमें तीन टर्म्स आएंगी E ऑफ S1 प्लस E ऑफ S2 प्लस E ऑफ S3. यहाँ पे तीन टर्म्स आएगी. पहली टर्म जो होगी 4 बाई r नॉट स्क्वायर इनटू सिग्मा आएगी. दूसरी टर्म जो होगी तो आपके पास अल्फा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी एंड तीसरी जो टर्म होगी इट विल बी लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस 1 आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग. जो फर्स्ट टर्म है वो आपका सरफेस एरिया होगा स्फीयर का एज सच. जो कंट्रीब्यूशन होगी ऑसिलेशंस की दैट विल बी कंटेन्ड इन सेकंड एंड थर्ड टर्म. सो वेलोसिटी आपके पास पोटेंशियल फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आएगा इसको कैसे लिखते हैं बेटा हाफ m इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर के रिगार्डिंग लिखते हैं. तो m इनटू ओमेगा स्क्वायर इसमें कंज्यूम हो जाता है आपका c ऑफ लैम्डा में इनटू x स्क्वायर जो है अल्फा लैम्डा म्यू स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा बेटा. तो c ऑफ लैम्डा इसको जो इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहे तो r नॉट स्क्वायर सिग्मा टू लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 2 वैल्यू इसकी इंटरप्रेट कर रखी है. एमके पॉल में काफी सारा लिटरेचर है अगर आप देखेंगे भी तो शायद आपको काफी टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने के लिए इसलिए मैंने इसको छोड़ा है रादर देन हम इसको फिर ओनली जितना जरूरत है उतना ही करेंगे. So therefore the Hamiltonian of the spheroidal liquid can be written as. तो जो oscillations के corresponding हमारे पास जो surface nucleus का जो Hamiltonian आएगा that will be having E naught parameter with respect to the spherical surface plus H lambda of mu corresponding to the surface oscillations or vibrations. तो H lambda mu क्या आएगा बेटा it will be having T plus V formula जिसमें आपके पास kinetic energy भी होगी और उसके corresponding आपके पास potential energy भी आएगी. तो ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा. E naught जो फैक्टर है energy of the nucleus for a spherically symmetric
केस आ जाएगा। तो ओमेगा क्या आएगा बेटा, ओमेगा आपके पास ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सी लैम्डा बाय बी लैम्डा, जो आपके पास अवेलेबल है बेटा, जो हमने अभी पैरामीटर डिफाइन किए हैं। इसको आप कंजुगेट मोमेंटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। उसके केस में लिखने के लिए आपको इसको अलग टर्मिनोलॉजी में इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई की फॉर्म में, बी लैम्डा इनटू अल्फा डॉट के फॉर्म में, इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं बेटा। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे डॉट है, पहले शायद नहीं लगाया हुआ था, वहां पे एक गलती की होगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर है तो वी के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा डॉट आएगा, तो अल्फा को आप एक्स मान के चलिए यहाँ पे, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स हो गया बेटा, ये एक्स डॉट हो गया, तो वेलोसिटी का फैक्टर है यहाँ पे। तो इसको कहीं गलत लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज जो आएगी वो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पहले ही पता है बेटा, E is equal to E naught n plus 1 into H cross ओमेगा की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऑसिलेशन वैल्यूज आ जाएगी बेटा। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू स्टैंडर्ड आपके पास आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होगा वो आपके पास ऑन द स्क्रीन दे रखा है, ज्यादा डिटेल नहीं है। तो वेव फंक्शन साई नॉट विल बी इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। इसको आप कैसे लिखते हैं बेटा, -1/2 अल्फा एक्स स्क्वायर इनटू -1/2 इनटू अल्फा इनटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो ये वाला फैक्टर जो है आप वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। -1/2 लिखा हुआ है बेटा, जो अल्फा वाला फैक्टर है ये वाला फैक्टर आप इसको चेक कर सकते हैं, इनटू एक्स स्क्वायर तो आपका रहेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है बेटा। तो ये बीएससी की किताब उठा के देखिए, वहां पे आप चेक करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसकी जो डीजनरेसी होगी दैट विल बी गिवन बाय 2 लैम्डा प्लस 1। 2 लैम्डा प्लस 1 जो एक्साइटेड स्टेट्स होंगी उसकी डीजनरेसी होगी। ग्राउंड स्टेट विल बी नॉन डीजनरेट, ग्राउंड स्टेट में आपके पास डीजनरेसी नहीं होगी। तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी रहेगी बेटा, तो ये वाली जो मेन चीज है बताने वाली वो यहाँ पे आ जाती है बेटा। ये आपने पहले भी डिस्कस किया था, शायद थोड़ा सा मैंने बताया भी था कि आपके पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्वाड्रुपोल टर्म आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो उसके इसमें आपके पास एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। लैम्डा इज इक्वल टू 0 वो वाला केस क्या है बेटा, आपके पास ऑसिलेशन नहीं आएगी, ना ही लैम्डा इज इक्वल टू 1 वाले केस में ऑसिलेशन आएगी। रादर देन लैम्डा इज इक्वल टू 2 आपका फर्स्ट ऑसिलेटरी मोशन कंडक्ट करवाएगा, जहां पे आपके पास एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑसिलेटरी टर्म्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा, 0 प्लस 2 प्लस, उसके बाद एक बंच ऑफ लेवल्स एग्जिस्ट करेगा, 0 प्लस 2 प्लस एंड 4 प्लस, उसके बाद 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड 6 प्लस, उसके बाद सोहन चलता रहेगा। ये कैसे पता चलेगा बेटा, ये एम स्कीम से आपको पता चल जाएगा। दिस इज दी वन फोनोन स्टेट, वन फोनोन मतलब इसमें एक स्टेट एग्जिस्ट करेगी। दिस इज टू फोनोन स्टेट, इसमें दो फोनोन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इसमें एम स्कीम लगती है बेटा। एम स्कीम आप देख सकते हैं, मेरे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। या तो एससी वर्मा की बुक उठा लीजिए, नॉट एससी वर्मा की बुक, वहां पे एससी वर्मा का लेक्चर देख लीजिए, शायद उन्होंने कुछ कहीं पे प्रोवाइड किया हो, मेरे ख्याल से नहीं दे रखा होगा। एससी देवानाथन की बुक उठा के देखिए, वहां पे आपके एम स्कीम के रिगार्डिंग अगर दो फोनोन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑड स्टेट्स हैं वो आपकी ओमिट हो जाती है। 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस स्टेट आएगी रादर देन 1 प्लस एंड 3 प्लस। अगर 3 फोनोन स्टेट आ गई तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बीच वाले लेवल जो होंगे वो स्किप होंगे। कौन कौन से होंगे, 4 प्लस स्किप हो जाएगा, 5 प्लस स्किप हो जाएगा, 1 प्लस भी स्किप होगा, ठीक है। तो आपके पास ये ग्राउंड स्टेट होगी बेटा, 1 फोनोन स्टेट, यहाँ पे 2 फोनोन स्टेट, यहाँ पे 3 फोनोन स्टेट and so on, 4 फोनोन स्टेट आपके पास ऐसे लेवल आएंगे। So you will be having multiple 0 plus states and multiple 2 plus states। तो यहाँ पे भी 0 प्लस है बेटा, यहाँ पे भी 0 प्लस है, यहाँ पे भी 0 प्लस है, तो आपको एक्साइटेड स्टेट्स ऐसी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे you will be having सच काइंड ऑफ लेवल स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि बाय चांस आप बताइए कि आप वाइब्रेशनल न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द लेवल स्कीम ऑफ द न्यूक्लियस वेदर इट इज वाइब्रेशनल और नॉन वाइब्रेशनल। तो जहां पे आपके पास शेल क्लोज हो रहा है वहां पे आपके पास स्फेरिकल सरफेस एग्जिस्ट करेगी, जैसे n इक्वल टू 50 है या z इक्वल टू 50 है। जैसे टिन का न्यूक्लियस हो गया, टिन के केस में आपके पास नियरली स्फेरिकल न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा, वहां पे वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर आएगी नियर द मैजिक नंबर, ठीक है। तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट। अगर आपके पास
लैम्डा इज इक्वल टू 3, अगर आपके पास ऑक्टोपोल वाइब्रेशंस पॉसिबल है न्यूक्लियस के अंदर, तो उस केस में आपके पास जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 नेगेटिव। अगर आपके पास हेक्साडेसिमल फीचर आ गया, हेक्साडेसिमल वाइब्रेशंस अलाउड होगी, अगर हायर एक्साइटेड स्टेट आपके पास अवेलेबल है, हाई एनर्जी अवेलेबल है न्यूक्लियस के पास, तो उस केस में लैम्डा इज इक्वल टू 4 एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी द लैम्डा इज इक्वल टू 4+। तो मोस्टली आपका जो न्यूक्लियस है सॉरी मोस्टली आपके न्यूक्लियस में सारे के सारे फीचर एक साथ पॉपुलेट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाले लेवल अलग से दिखेंगे और ये वाला लेवल अलग से दिखेगा। ये सारे के लेवल सारे के सारे लेवल एक ही लेवल स्कीम में आपके पास आएंगे। आपको थ्योरेटिकल मॉडल के साथ इंटरप्रेट करना पड़ेगा या फिर कोई टेक्निक लगा के देखना पड़ेगा कि ये वाली स्टेट वो 3 नेगेटिव की है, ये वाली जो स्टेट है वो इस मोड से आ रही है, लैम्डा इक्वल टू 3 किसी 3 से आ रही है, या फिर ये जो 4 पॉजिटिव वाली स्टेट है वो यहाँ से आ रही है। ये यहाँ पे भी 4 पॉजिटिव अवेलेबल है, यहाँ पे भी 4 पॉजिटिव अवेलेबल है, लेकिन आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ये वाली काफी हायर एक्साइटेड स्टेट है। जहाँ पे बंच में आएगी स्टेट्स वहां पे आप बोलेंगे क्या ये न्यूक्लियर वाइब्रेशन की वजह से है, लैम्डा इक्वल टू 2, ये वाली जो स्टेट है वहां पे 4+ की वजह से भी आएगी। वहां पे आपके पास वाइब्रेशन के साथ हो सकता है रोटेशनल मोशन भी कंडक्ट हो रहा हो हल्का सा, जहां पे आपके पास 4+ स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकती है बिकॉज इट इज वेरी मच लोअर एक्साइटेड एंगुलर मोमेंटम स्टेट। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इन द स्टेट में सारे का सारा लिटरेचर ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। एक चीज याद रखिए बेटा, ये चीज मैंने अभी बताना भूल गया था, इस जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 वाला केस है सारी की सारी स्टेट्स होंगी उनकी, ये सारी स्टेट तभी जनरेट होगी जब उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये ओमेगा 2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी ओमेगा 2, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 3 लिखा जाएगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 4 लिखा जाएगा। ये नहीं है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सभी मोड्स के लिए सभी फोनोन्स के लिए सेम रहेगी। तो इसकी पैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? पैरिटी डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हमें पता होता है कि बेटा कि हमारे पास जो पैरिटी होती है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू -1⁻L। -1⁻L के कॉरेस्पॉन्डिंग आप पैरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे p ऑर्बिटल की पैरिटी पूछी जाए तो -1⁻1 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको बोलते हैं कि ऑड पैरिटी है। d ऑर्बिटल की पैरिटी पॉजिटिव होती है, f की अगेन नेगेटिव होती है। तो इसी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिसाइड करना है। तो लैम्डा को हम L के साथ रिलेट करते हैं, तो इस केस में आपके पास पैरिटी जो है बेटा वो आपके पास क्या आएगी, आपके पास लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग आप पैरिटी को -1 लैम्डा लिखेंगे। तो अगेन गोइंग टू दैट फीचर, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया बेटा। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, -1 लैम्डा का फीचर आ जाएगा। इसकी पैरिटी लैम्डा इज इक्वल टू 2 के क्वाड्रुपल जो फीचर है क्वाड्रुपल एक्साइटेशन है उसके रिगार्डिंग आपके पास जो पैरिटी आएगी दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लस फीचर, बिकॉज -1⁻2 इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। तो पैरिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जहां पे सारी की सारी स्टेट्स के ऊपर प्लस डाला हुआ है, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। तो 0+, 2+, 0+, 2+, 4+, 0+, 2+, 3+ एंड 6+ आ गया। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, -1 लैम्डा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 3 नेगेटिव है रादर देन 3 पॉजिटिव। तो ये वाला आपके पास क्या आ गया बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1⁴ ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो पैरिटी है वो पॉजिटिव आएगी। ये 2 डेल्टा लिखा हुआ है, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4+ स्टेट यहाँ पे लाई कर रही है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो 4+ स्टेट है वहां पर लाई कर रहेगी। तो ये वाला फैक्टर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं बेटा। So in writing the energies of the various excited state, frequency of the emitted radiation omega 3 is found to be twice the value of the omega 2 and omega 4 is written as 3 times omega 2। मतलब जो क्वाड्रुपल टर्म है, क्वाड्रुपल एक्साइटेशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी it will be 1/2 of the value of omega 3 and जो omega 4 होगा it will be 3 times omega 2 रहेगा। So depending जैसे हमने बोला कि omega 2 को अगर 1 मान लिया जाएगा फ्रीक्वेंसी को, तो omega 2 की सॉरी आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 की फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गई। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी 2 टाइम्स एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4 की फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी 3 टाइम्स। तो ऑलमोस्ट इतना फैक्टर तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा।
So first excited state corresponding to lambda is equal to 2 and possible frequencies are corresponding to lambda is equal to greater than or equal to 2. तो possible vibrational frequency कब exist करेगी जब आपके पास at least quadrupole mode होगा, lambda is equal to 0 and lambda is equal to 1 के corresponding यहाँ पे आपके पास picture available नहीं रहेगी oscillation के. So whether it is breathing mode or whether it is change of the center of mass, उसमें आपके पास lambda is equal to 0 या 1 के corresponding oscillation नहीं रहेगी. Lambda should be greater than or equal to 2 for the case of nuclear surface oscillations. तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि lambda should be greater than or equal to 2 की कंडीशन क्या है. तो ये सारे फीचर मैंने जो बताए हैं बेटा अभी यहाँ पे लिखे हुए. lambda is equal to 2 के corresponding ग्राउंड स्टेट आपकी लिखी हुई है 0 प्लस 2 स्टेट 2 प्लस स्टेट जो है correspond to 1 phonon state. The three states closely are given by 0 plus 2 plus and 4 plus correspond to 2 phonon state. इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी. शेल मॉडल में भी ये चीज सॉल्व कर रखी है. आइडेंटिकल पार्टिकल प्रॉब्लम है बिकॉज फोनोन्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल. इस केस में अगर दो फोनोन्स या दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा. एंगुलर मोमेंटम कपलिंग चेक कर सकते हैं आप. उसमें आपके पास ऑड स्टेट्स नहीं आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू एंटीसिमेट्री. आप चेक कर सकते हैं बेटा. The 2 plus state the two phonon case could have maximum value of J pi is equal to 4 plus with the m is equal to 2 for each of the phonon. If one phonon have m1 is equal to 2, other will be having m2 minus 1. इसको हम m स्कीम में भी चेक कर सकते हैं. ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा अगर अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. देवनाथन की बुक देखिए वहां पे आपके पास सारा लिटरेचर अवेलेबल है. उन्होंने ढंग से किया हुआ है यहाँ पे. सो नंबर ऑफ फोनोन्स कितने होंगे बेटा यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है. 0 फोनोन स्टेट 0 प्लस 1 फोनोन स्टेट 2 प्लस 2 फोनोन स्टेट क्या है. इसमें 2 फोनोन्स इन्वॉल्व होंगे. इसमें 3 फोनोन्स इन्वॉल्व होंगे. उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन. 3 नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ऐसी स्टेट्स आएंगी. ठीक है जी. सो इसके बाद बीटा एंड गामा वाइब्रेशन का जो कंसेप्ट है बेटा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा लिटरेचर देखना भी पड़ेगा बिकॉज इसका लिटरेचर इंटरनेट पे भी कम अवेलेबल है या बुक्स में भी कम अवेलेबल है. मैंने काफी जगह सर्च भी किया था. कम लिटरेचर मिलता है. अगर मुझे कुछ मिला तो मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा. तो थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस आर्टिकल्स? हाँ जी बेटा.